नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के लेक्चर में। इस लेक्चर में हम जानने वाले हैं पारिस्थितिकी में संगठन के स्तरों के बारे में, यानी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन एन इकोलॉजी। तो इस एक इकोलॉजी होती है, उसके तहत पारिस्थिति जो संगठन है उस संगठन के कितने स्तर होते हैं। जैसे एक इंडिविजुअल होता है, फिर कम्युनिटी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, बायोम वगैरह हो गया, ये बायोस्फीयर हो गया। ये सब चीज़ें जो है वो किस प्रकार से आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में हम जानने वाले हैं। प्रीलिम्स प्लस मेंस में यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है। मेंस में हालांकि ज़्यादा नहीं पूछने के चांसेस है, पर प्रीलिम्स में जो है यहाँ पर पूछने के चांसेस हो सकते हैं आपसे। वो इसमें लगवा सकता है कि हाँ, कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, कि पहले कौन सा आता है बाद में कौन सा आता है ना, आरोही अवरोही क्रम में यहाँ पर लगवाया आपसे जा सकता है। तो इस संगठन के स्तर में सबसे पहले आ जाता है इंडिविजुअल, यानी जो व्यक्तिगत जीव है वो आ जाता है सबसे नीचे। ठीक है, व्यक्तिगत जीव जो है वो एक ऐसा जीवित प्राणी होता है जो स्वतंत्र रूप से कार्य करने में सक्षम होता है। कोई भी एक जीव हो गया, जैसे कि अगर हम देखें नेचुरल, अगर हम इकोसिस्टम में वहां पर देखें तो मान लीजिए कि एक शेर है, मान लीजिए कि एक हाथी है। ये सब क्या हो गया, ये इंडिविजुअल हो गए, ये व्यक्तिगत जीव जो हो गए। शेर हो गया, हाथी हो गया, बंदर हो गया, जेब्रा हो गया, ये सब के सब जो है ये इंडिविजुअल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई पौधा हो गया, कोई जानवर हो गया, बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया। एक व्यक्तिगत जीव जो है वो विभिन्न अंगों या भागों से बना होता है, कि सेल्स होती हैं, यानी कोशिका, फिर ऊतक, फिर अंग, इस प्रकार से होता है। आपको पता है ये सब चीजें तो। ठीक है, ठीक, और जो जीवन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले अगर हम देखें परिस्थिति के या एनवायरमेंट से की दृष्टि से, तो सबसे पहले आ जाएगा जीव। अगर इससे भी नीचे जाके पूछते तो पहले कोशिका आएगा, फिर ऊतक आएगा, फिर अंग आएगा, इस प्रकार से होता है। ठीक है, तो व्यक्तिगत ये जीव हो गया, इंडिविजुअल सबसे पहले लगवाने, है ना। इस प्रकार से देखिए, इंडिविजुअल हो गया सबसे पहले, फिर इस इंडिविजुअल के बाद में आ जाएगी पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी, और उसके बाद इकोसिस्टम बनता है, और फिर बायोम बनता है, और सबसे ऊपर होता है बायोस्फीयर। तो ये अगर आपको लगवाने के लिए पूछे असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो आप इसको आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं, कि सबसे ऊपर क्या आएगा, सबसे पहले क्या आएगा, सबसे बाद में क्या आएगा। आपको ये सब याद रख लेना है, मैं एक एक करके आपको समझाता चलूंगा। अब आ जाते हैं पॉपुलेशन। हमने सबसे पहले देख लिया इंडिविजुअल, व्यक्तिगत जीव, क्या, व्यक्तिगत जीव। अब व्यक्तिगत जीव के बाद में आ जाता है जनसंख्या। व्यक्तिगत जीव तो मैंने बता दिया, कोई भी ऐसा एक व्यक्तिगत जीव जो है वो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य कर सकता है, इंटरेक्ट कर सकता है, वो हो गया व्यक्तिगत जीव। जनसंख्या क्या होगी, एक जैसे जीवों की प्रजाति, है ना। एक ही प्रजाति के जीवों का जो समूह होता है उसे जनसंख्या कहते हैं। जैसे हम कहते हैं, जब जनसंख्या, हम पॉपुलेशन हमारी हम करवाते हैं, सेंसस करवाते हैं, तो उसमें क्या होता है, मानवों की तो गणना की जाती है। जब हम पॉपुलेशन करवाते हैं, सेंसस करवाते हैं मानवों की, तो उसमें जितने भी मानव हैं, भारत में कितनी जनसंख्या है उनकी, हम देखते हैं लाइव स्टॉक सेंसस, तो उसमें लाइव स्टॉक की, जानवरों की फिर गिनती की जाती है। हाँ, तो एक ही प्रजाति के जीवों का जो समूह होता है वो होती है जनसंख्या। वो एक विशिष्ट क्षेत्र होता है उसमें, और एक विशिष्ट टाइम में, है ना, एक टाइम फ्रेम के भीतर भीतर वहां पर, और एक टाइम फ्रेम और एक क्षेत्र के भीतर भीतर जो है, जो जनसंख्या निवास, जो एक ही प्रजाति के जीव है, वो होती है जनसंख्या। ये आपको याद रखना है। ऐसे ही वो एक स्टेटमेंट एग्जैक्ट आपको दे के दे देगा, यहीं पर जो है प्रीलिम्स में गलती आपको करवा लेगा। जैसे एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे ये शेर है, एक ऑर्गेनिज्म, तो क्या हो गया, शेर हो गया व्यक्तिगत जीव। अब शेरों की जनसंख्या होगी, शेर हो गया एक पूरा का पूरा, जो लॉयन प्राइड होती है उसका झुंड होता है, उसमें कितने सारे शेर होते हैं, तो ये सब उसकी जनसंख्या होगी। अब इस शेरों की जब जनसंख्या हम गिनते हैं, तो यहाँ पर बाघ वगैरह भी होंगे, यहाँ पर तेंदुए वगैरह भी होंगे, यहाँ पर हिरन वगैरह भी होंगी, है ना, यहाँ पर और बाकी चीजें भी होंगी। उनको हम नहीं, यहाँ लकड़बगे होंगे, उनको यहाँ नहीं गिनेंगे। क्यों नहीं गिनेंगे, क्योंकि पॉपुलेशन जो होती है उसमें एक ही प्रजाति के जीवों गिना जाता है। जब हम इसकी जनसंख्या जोड़ेंगे, गिनेंगे, तो या तो शेर की अलग, जेबरा जेबरा की अलग, है ना, तेंदुए तेंदुए की अलग, इस प्रकार से जोड़ते हैं। और जनसंख्या का आकार जो है वो घटता बढ़ता रहता है। किस प्रकार से, जन्म से, भाई कोई जन्मा है तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, कोई मरा है तो जनसंख्या कम हो जाएगी। आप्रवासन, कोई और उस जगह पर आ गया हो, उस क्षेत्र में, जनसंख्या उस क्षेत्र में होती है ना, इसमें अगर कोई आ गया हो तो जनसंख्या बढ़ जाएगी, यहाँ से कोई चला गया तो जनसंख्या कम हो जाएगी। ऐसा मानवों में भी तो होता है, पलायन कर जाते हैं कोई यहाँ से, ठीक है, और इस आधार पर ये बढ़ती बढ़ती रहती है ना। तो और जनसंख्या घनत्व क्या होता है, उस क्षेत्र में जीवों की संख्या को दर्शाता है, कि ये वाला जो एक इकाई क्षेत्र है, इस इकाई क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, अगर सामान्य तौर पर देखें तो ऐसा घनत्व देखा जाता है। फिर हम देखें, अगला आ जाता है समुदाय, ठीक है ना। सबसे पहले क्या आ गया, इंडिविजुअल आ गया। हमने देख लिया कि सबसे पहले यहां पर आ जाता है इंडिविजुअल, यानी व्यक्तिगत जीव। व्यक्तिगत जीव के बाद में हमने देखा कि जनसंख्या, कि एक जैसे प्रजाति के जो जीव हैं उनको हम लेते हैं जनसंख्या में। अब इसके आगे आ जाता है समुदाय, कम्युनिटी। कम्युनिटी में क्या होगा, उस क्षेत्र में जितने भी
प्रजातियां हैं उन सब की प्रजातियों की जनसंख्याओं को हम लेंगे जो आपस में प्रतिक्रियाएं करती है। समझ रहे हैं बात? कोई भी एक ऐसा क्षेत्र है, मान लीजिए जंगल है, तो उस जंगल के अंदर अंदर जितने भी जनसंख्याएं हैं, जितनी प्रजातियों की जनसंख्या उनको सबको लेंगे, जैसे कि शेर, हाथी, लकड़बग्गे, जीब्रा, जीब्रा को क्या कहते हैं हिंदी में? जीब्रा ही कहते होंगे। इस प्रकार से ये जब चीजें हैं, है ना, तो ये सब के सब जो है वो कम्युनिटी में आ जाएंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से इंटरेक्ट करते रहते हैं। शेर जो है जीब्रा वगैरह को खाते हैं, ये सब के सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। उदाहरण के लिए जानवर पौधों पर भोजन के लिए निर्भर होते हैं, जबकि पौधे हैं वो परागण और बीज प्रसार के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। भाई जो जानवर है वो तो भोजन के लिए पौधों पर निर्भर करेंगे ना, जो शाकाहारी है, फिर शाकाहारियों को खा के ही तो फिर मांसाहारी शाकाहारियों को खाते हैं, है ना। तो आपने पूरी फूड चेन जो है आपको पता ही होगा, पूरी नहीं है तो वो भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, है ना। जबकि पौधे जो है वो परागण और बीज प्रसार के लिए जानवरों पर निर्भर करते हैं। तितली वगैरह, मधुमक्खी वगैरह, आप देखो तो जो बाज नहीं, जो रात को उड़ता है जानवर, क्या होता है वो, नाम याद नहीं आ रहा मुझे अभी, तो वो सब जो है वो परागण के लिए जो है वो जरूरी होते। बैट, बैट जो होते हैं ना, चमगादड़, वो सब चीज़ें जो है वो परागण के लिए और बीज प्रसार के लिए जरूरी होती हैं। समुदाय जो है वो छोटे या बड़े भी हो सकते हैं, कुछ समुदाय छोटे होंगे और कुछ समुदाय जो है बड़े होंगे, और इन्हें प्रमुख पौधे की प्रजातियों के नाम पर ही रखा जाता है। इनको किसी पौधे की प्रजातियों के नाम पर, किसी किसी और जानवर के नाम पर इन समुदायों को नाम दे दिया जाता है। तो समुदाय समझ गया ना, जैसे पहले जनसंख्या में कहता हूँ कि शेर है तो शेर की जनसंख्या है ना, हाथी है तो हाथी की जनसंख्या, मगर अब कम्युनिटी में क्या हो गया, शेर, हाथी, लकड़बग्गे, सब इनकी जनसंख्या को लेंगे हम, ठीक है। अब समुदाय भी दो हो सकता है, एक मेजर कम्युनिटी यानी मुख्य समुदाय, और एक हो सकता है सामान्य समुदाय, या जिसे माइनर कम्युनिटी हम कह सकते हैं। मुख्य समुदाय तो बड़े और स्वतंत्र समुदाय होते हैं जो बाहरी ऊर्जा पर निर्भर होते हैं और वो किसी और के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते, वे खुद इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन होते हैं, सदाबहार वन होते हैं, वो होता है मेजर कम्युनिटी होते हैं। और जो माइनर कम्युनिटी हो गया वो डिपेंडेंट होते हैं किसी और के ऊपर, समझ पा रहे हैं आप, है ना, वो अन्य समुदायों पर निर्भर करते हैं। जैसा कि अगर हम देखें लाइकेन, गाय के गोबर पर लाइकेन का जो समूह उग जाता है वो डिपेंडेंट किसके ऊपर होता है, गाय के गोबर पर, गोबर पर वो डिपेंडेंट है, इसलिए ये जो है वो माइनर कम्युनिटी में आ जाता है। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, ये वर्षा वन का उदाहरण आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये मैं चित्र वगैरह आपके लिए इसीलिए लेके आया हूँ ताकि आप जो है ग्रास्प कर पाओ चीजों को और दिमाग में थोड़ा सा बैठने का आपको मौका मिल जाए, क्योंकि देखी हुई चीज ज्यादा याद रहती है। फिर आ जाते हैं हम इकोसिस्टम पर, पारिस्थितिकी तंत्र पर आ जाते हैं। इसके बाद में आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। चलो सर, पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो गया कि ये एक प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई होती है जिसमें जीवित और जो अजीव है, निर्जीव जो जो पर्यावरण के घटक हैं, वो दोनों इसमें शामिल होते हैं, वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। एक बार यूपीएससी में पारिस्थितिकी तंत्र की परिभाषा ही पूछ ली थी। इसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक होंगे और वो दोनों एक दूसरे से प्रतिक्रिया यहाँ पर इंटरेक्शन करते हैं। यही पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो आपस में प्रतिक्रिया करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र बहुत छोटा हो सकता है, एक पेड़ का पारिस्थितिकी तंत्र भी हो सकता है और पूरे के पूरे वन का भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। एक छोटे से तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है और पूरे समंदर का, एक महासागर का भी पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। ये गतिशील होते हैं, डायनामिक होते हैं, है ना, और ये स्थिर हो इसके लिए संतुलन पर निर्भर होते हैं, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र में संतुलन होना बहुत जरूरी है ना। अगर पारिस्थितिकी तंत्र के किसी एक भाग को नुकसान होता है तो फिर पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र ही उसके उसके चपेट में आ जाता है। अगर मान लीजिए एक पारिस्थितिकी तंत्र में शेर है, उसमें और भी शाकाहारी सब चीजें, अगर शेर वहां से खत्म कर दिया जाए तो हो सकता है कि जंगल भी खत्म हो जाए। तो आपको लगेगा सर एक शेर मरने से जंगल कैसे खत्म हो जाएंगे, शेर मर जाएंगे तो जो भी वहां पर जो शाकाहारी जीव है, हर्बीवोर्स, उनको खाने वाले कोई जानवर नहीं बचेंगे, और वो लाखों करोड़ों की तादाद में होते हैं। तो जब वो इनकी जनसंख्या जो है वो अनकंट्रोल, अनियंत्रित हो जाएगी, वो पूरी घास, पेड़, वृक्ष सब खा जाएंगे, तो पूरा जंगल ही वहां पर समाप्त हो जाएगा, है ना। पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं, एक होते हैं अजैविक और एक होते हैं जैविक। ये तो आपको सिंपल सी चीज, जैविक मतलब, अजैविक का मतलब हो गया ऐसे कोई निर्जीव घटक होते हैं, जैसे कि ऊर्जा हो गया, वर्षा हो गया, तापमान हो गया, वायुमंडल, मिट्टी, ये सब अजैविक है ना, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र के घटक होते हैं। अजैविक जीवित घटकों में जो जैविक घटक है उसमें आ जाते हैं पौधे, जानवर, सूक्ष्म जीव, उसमें सब आ जाते हैं। इसमें जो आप देखो तो प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता जो है, ये सब चीजें उसमें आ जाते हैं, है ना, मांसाहारी, शाकाहारी, सब के सब उसमें आ जाते हैं, ठीक है। आगे आ जाते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के। अगर हम प्रकार देखें तो दो मुख्य मुख्य पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार होते हैं। एक होता है स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, जो
जमीन पर होता है मुख्य तौर से अगर हम समझें, और एक होता है जलीय पारिस्थितिकी तंत्र, एक्वेटिक इकोसिस्टम। दो प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र हैं उसमें विभिन्न प्रकार के वन आ जाते हैं, घास आ जाती है, मैदान आ जाते हैं, रेगिस्तान, पर्वत, इस प्रकार के जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो इसके अंदर आ जाते हैं। और ये पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो किस पर निर्भर करते हैं, जलवायु पर निर्भर करते हैं। भाई एक सदाबहार वन बनेगा और एक जो है वो पारिस्थितिकी तंत्र टुंड्रा बनेगा, एक टैगा बनेगा, एक मरुस्थल बनेगा, तो ये सब के सब जो है वो जलवायु, तापमान और वर्षा पर निर्भर होते हैं। जहाँ पर वर्षा अत्यधिक होगी वहाँ पर वर्षा वन बनेंगे, जहाँ पर वर्षा बहुत कम होगी, है ना, वहाँ का जो है वाष्पन ज़्यादा होगा वहाँ की जो है वर्षण से, तो फिर वहाँ पर रेगिस्तान बनेंगे। ठीक है। फिर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र जो है यहाँ पर इसको दो भागों में बांटा जा सकता है, एक मीठे पानी का फ्रेश वाटर, एक मरीन यानी सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र। फ्रेश वाटर मतलब नदियाँ, झीलें, तालाब, इनका भी तो पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना। ठीक है। और सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी मरीन इकोसिस्टम। आपको मैं यहाँ पर इंग्लिश में भी ये क्यों लेके आया हूँ, क्योंकि इंग्लिश में जानना भी जरूरी है। यहाँ पर ये आपको मेंस में पूछने के लिए नहीं बोलेगा, ये प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ठीक ठाक। तो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि हो सकता है हिंदी में वो और कुछ लिख के दे दें, है ना। तो मरीन इकोसिस्टम में यहाँ पर आ जाते हैं महासागर आ जाते हैं, समुद्र आ जाते हैं, कोरल रीफ्स जो आती है, प्रवाल भित्ति, प्रवाल भित्तियों से संबंधित मैं ऑलरेडी जो है लेक्चर ले चुका हूँ, अच्छे से उसमें समझा चुका हूँ। ठीक है। और जो झीलें हैं, जो दलदल है, ये सब की सब चीज़ें आ जाती है इसमें, जो भी अपना है मरीन इकोसिस्टम उसमें। कल को ऐसा पूछ ले कि मरीन इकोसिस्टम का पार्ट है कोरल रीफ, तो आप लोग कोरल रीफ है कि नहीं है, तो आपको ऐसे याद रखना है। ठीक है। आगे आ जाते हैं। फिर है यहाँ पर एक इसके पारिस्थितिकी तंत्र के बाद में अगला आ जाता है बायोम। क्या आ जाता है, बायोम। बायोम आ जाता है अगली इसका जो लेवल होता है वो। बायोम क्या होता है, यह एक बहुत ही बड़ा भौगोलिक क्षेत्र होता है, उसमें एक उसकी विशिष्ट जलवायु, वनस्पति और पशु जीवन होता है। तो आपको कल को कंफ्यूज हो जाओगे, है अगर आप ऐसा कंफ्यूज हो जाओ कि पारिस्थितिकी तंत्र और बायोम में क्या फर्क है। तो पारिस्थितिकी तंत्र तो हो गया, उसमें एक क्षेत्र होगा, उसके जैविक अजैविक घटक एक दूसरे से प्रतिक्रिया करेंगे, वो पारिस्थितिकी तंत्र होगा, वो कहीं पर भी हो। मगर बायोम जो होता है, बायोम का एक विशिष्ट जलवायु और वनस्पति उसकी होती है, एक विशिष्ट प्रकार की जहां पर जलवायु वनस्पतियां पाई जाए उसको एक बायोम का नाम हम दे देते हैं, है ना, उसको हम दे देते हैं बायोम का नाम, है ना। और यह तापमान और वर्षा के पैटर्न पर आधारित होता है। मुख्य रूप से अगर हम देखें, बायोम टुंड्रा, है ना, एक होता है टैगा, फिर होता है टेम्परेट डेसिडियस यानी जो भी अपना उपोष्ण कटिबंधीय जो पतझड़ वन है, ये सब इसमें आ जाते हैं, पतझड़ वन। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट जो उष्णकटिबंधीय सदाबहार या वर्षा वन होते हैं, वो सवाना घास के मैदान होते हैं। इन सबको हम अलग से डिस्कस करेंगे, अभी मैं सिर्फ आपको बायोम समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इतने प्रकार के बायोम होते हैं। फिर डेजर्ट आ जाते हैं, मरुस्थल आ जाते हैं, जो हॉट डेजर्ट होते हैं, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट होते हैं, है ना, उष्ण मरुस्थल होते हैं, कोई शीत मरुस्थल होते हैं, ये सब होते हैं। इनके कैसे बनते हैं, कहाँ बनते हैं, इनके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे, मगर इसमें हम बायोम के बारे में जान रहे हैं। तो बायोम क्या हो गया, एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र हो जाता है जिसमें उसकी विशिष्ट जलवायु और वनस्पतियां होती है, जैसे कि सवाना का अलग हो गया, जैसे कि डेजर्ट जो है उसका अलग हो गया, है ना, फ्रेश वाटर का अलग हो गया, यहाँ पर टुंड्रा का अलग हो गया, बोरियल फॉरेस्ट का अलग हो गया, ग्रासलैंड का अलग एक बायोम होता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का अलग से बायोम होता है। हालांकि ये मरीन वाला जो है उनको बायोम में भी गणना नहीं की जाती। सबसे बड़ा अब इसके ऊपर जो स्तर आ जाता है वो आ जाता है जैव मंडल, यानी बायोस्फीयर इसके तहत आ जाता है। बायोस्फीयर का मतलब ये हो गया कि जहां जहां पर जीव संभव है, जीवन जहां संभव है, सब बायोस्फीयर का पार्ट है। ये जो है पृथ्वी के धरातल से 200 मीटर नीचे से लेकर पृथ्वी या समुद्र तल से 6000 मीटर ऊपर तक हो सकता है ना। ये जो ये पक्षी देखिए यहाँ पर उड़ रहा है, तो ये भी जैव मंडल का ही पार्ट है। और यहाँ पर देखिए ये मछलियां वगैरह है, ये घास वगैरह उग रही है, तो ये सब किसका पार्ट है, ये सब जैव मंडल का पार्ट है ना। जहां पर जीव संभव है वो जैव मंडल है ना। तो इसमें सब आ जाता है, इसमें हाइड्रोस्फीयर आ जाता है यानी जल मंडल आ जाता है, वायुमंडल आ जाता है, इसमें जो है वो लिथोस्फीयर भूमि वाला मंडल है वो सब इसमें आ जाता है ना। और जीवन सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय वर्षावनों में पाया जाता है, और सबसे कम कहाँ पर पाया जाता है, तो ध्रुवीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ऐसा स्टेटमेंट यूपीएससी बना देती है। अगर हम देखें कि जैसे जैसे जो है वो कटिबंधों की ओर हम ऊंचे कटिबंधों की ओर बढ़ते जाएंगे, है ना, हायर लेटीट्यूड की ओर बढ़ते जाएंगे, जीवन जो है उसमें कमी आती जाती है। तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन जो है उनमें सबसे ज्यादा जीवन होता है, और सबसे कम कहां पर होता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र है वहां पर सबसे कम जीवन होता है। ऐसा स्टेटमेंट आ जाए तो सही है, ऐसा स्टेटमेंट पूछती है यूपीएससी, है ना। तो जो ऊंचे पर्वत और गहरे महासागर होता है वहां पर तो जीवन अनुपस्थित भी होता है, जो एकदम गहराई पर महासागर है वहां पर हो सकता है जीवन संभव ही नहीं हो। बस तो आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यहीं समाप्त। नमस्ते, धन्यवाद।